साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आइज कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए घोषणा की गई। मतलब जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। देखिए, वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों, नाम याद रखिएगा, एलेक्सी एकिमोव, लुइस ब्रूश और मोंगी बावेडी को दिया जाएगा। उन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वांटम डॉट्स के बारे में। तो क्वांटम डॉट्स कुछ नैनोमीटर चौड़े लघु कण होते हैं। ये अपने सूक्ष्म भौतिक आकार के कारण विशेष ऑप्टिकल गुण प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम डॉट्स के गुणों को उनके आकार में को अनेक एक सेकंड क्वांटम डॉट्स के गुणों को उनके आकार में बदलाव करके परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आकार के आधार पर उनमें उनके अलग अलग रंग होते हैं। नैनोमीटर पैमाने पर पदार्थ और कण नए व आकार आधारित गुणों को प्राप्त करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नैनोमीटर स्केल पर क्वांटम फिजिकल बल प्रबल होने लगता है। माइक्रोस्कोपिक पैमाने पर हमारे दैनिक जीवन की तरह गुरुत्वाकर्षण और क्लासिकल फिजिक्स के नियम प्रभावी होते हैं। अब नोबेल विजेता वैज्ञानिकों के अनुसंधान के बारे में बात करें जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है क्वांटम डॉट के लिए, तो देखिए 1980 के दशक की शुरुआत में एलेक्सी एकिमोव रंगीन कांच में आकार आधारित क्वांटम प्रभाव सृजित करने में सफल रहे। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कण का आकार क्वांटम प्रभावों के माध्यम से कांच के रंगों को निर्धारित करता है। कुछ साल बाद लुइस ब्रूस ने किसी तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में आकार आधारित क्वांटम प्रभाव को प्रदर्शित किया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे। वर्ष 1993 में मोंगी बावेडी ने सुनिश्चित आकार और उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता वाले क्वांटम डॉट्स बनाने की एक तकनीक विकसित की। आगे बात करते हैं सिक्किम में। अभी हाल ही में सिक्किम में एक हिमनदी झील के टूटने से वहां बाढ़ आई है। तो सिक्किम में हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड या ग्लोफ के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, से 14 लोगों की मृत्यु हो गई। ये आंकड़े अभी और बढ़ गए हैं। देखिए, सिक्किम में दक्षिण ल्योनक झील में हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ की घटना के कारण तीस्ता नदी का जो जल स्तर है वो अचानक बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। यदि हम बात करें हिमालय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ ग्लोफ के बारे में, तो ग्लोफ एक प्रकार की बाढ़ होती है। हिमनदी झील के जल को रोक कर रखने वाले प्राकृतिक तटबंधों जैसे कि हिमोड़ के टूट जाने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण प्रचंड बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। इसे ही ग्लोफ कहा जाता है। हिमोड़ जो होता है, हिमोड़ शैलों और तलछट पर जमावड़ा होता है, जो ग्लेशियर के साथ धीरे धीरे बहकर नीचे आकर जमा हो जाता है। आमतौर पर ये ग्लेशियर के किनारे आमतौर पर ये ग्लेशियर के किनारों मुख्यतः अग्रभाग पर उभार के रूप में एकत्रित होकर बांध जैसी संरचना बना देते हैं। मानव निर्मित बांधों के विपरीत हिमोड़ कमजोर होते हैं। यही कारण है कि हिमनदी झील या उसके आसपास अनियमित हलचल होने पर ये बांध अचानक टूट जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये यहाँ पे ग्लेशियर है, यहाँ पे इससे एक झील बन गई है और ये हिमोड़ है जो बांध का काम करता है। जब किसी वजह से ये टूटता है तो ये पूरा का पूरा पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्लोफ के मुख्य कारण क्या है। तो पहला, भारी वर्षा या बादल फटने के परिणाम स्वरूप ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र से उच्च या अत्यधिक सतही अपवाह होना। दूसरा, नदी के ऊपरी हिस्सों में से झीलों से आने वाली बाढ़ के कारण उत्पन्न कैस्केडिंग प्रभाव, पीछे से धक्का आता है वो कैस्केडिंग प्रभाव। भूस्खलन, भूकंप या भूवैज्ञानिक गतिविधियों की वजह से। मानव जनित कारक भी, जैसे क्षमता से अधिक पर्यटन का होना, वहां पे सड़कों और जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण का होना। ग्लोफ की घटनाओं को रोकने और आवश्यक कार्रवाई के लिए एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देशों की यदि बात करें, जो आपदा प्रबंधन अधिकरण है उसके द्वारा। देखिए, खतरे के जोखिम और जोन निर्धारण के लिए मैपिंग करना, खतरे को कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों को अपनाना, जैसे कृत्रिम जल निकासी प्रणाली जैसे कि शाइफनिंग तकनीक को अपनाना, कंट्रोल ब्लास्टिंग को अपनाना इत्यादि। हिमनदी झीलों की निगरानी करना, जल निकायों में होने वाले हलचलों का पता लगाने के लिए सिंथेटिक आर्मचर रडार इमेजरी का उपयोग किया जा सकता है। ग्लोब संभावित क्षेत्रों में निर्माण और विकास कार्यों पर प्रतिबंध लागू करना चाहिए।
साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 98 वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। पॉजिटिव इंडिजिनियस लिस्ट PIL जारी की है। 98 वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची सैन्य कार्य विभाग ने तैयार किया है। इन सभी वस्तुओं की खरीद 3 सशस्त्र सेवाओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अलग अलग चरणों में की जाएगी। मतलब ये सारे जो 98 वस्तु हैं 98, ये सब स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची वस्तुतः आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इससे पहले जो है आपका सैन्य कार्य विभाग सकारात्मक स्वदेशीकरण की 4 सूचियां पहले जारी कर चुका है। ये 5वीं है। इसमें कुल 411 सैन्य वस्तुएं शामिल हैं। 5वीं PIL जो है स्वदेशीकरण सूची जो है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में जटिल प्रणालियां, सेंसर, हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। सूची में दर्ज कुछ वस्तुओं में एक फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल, आर्टिकुलेट ऑल टेरेन वाहन और कई प्रकार के मानव रहित वाहन आदि शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का महत्व क्या? देखिए, इससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को मजबूती मिलेगी, घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। 2025 तक रक्षा निर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार और 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो अन्य पहले हैं, इनिशिएटिव, उनकी बात करें तो इसमें है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, आईडेक्स योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, MSME आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण किया गया है। इसके तहत स्वचालित मार्ग से 74%, 74% और सरकार की अनुमति मार्ग से 100% तक FDI की अनुमति दी गई है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में हम लोग अंकटाड कहते हैं, के द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर जो है, ग्रोथ रेट जो है, वो 2.4% रहने का अनुमान है। पूर्वी और मध्य एशिया को छोड़कर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास 2022 के बाद से धीमी हो गई है। गरीब देशों की ऋणग्रस्तता, प्रमुख क्षेत्रों में धीमी समृद्धि एवं बहुपक्षीय संस्थाओं की ओर से संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने के कारण जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं वे काफी चिंताजनक हैं। भारत की आर्थिक समृद्धि दर 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। मतलब 2024 में घट जाएगा ये। भारत में निजी और सरकारी क्षेत्रकों के साथ साथ बाह्य क्षेत्रकों ने भी घरेलू विकास में योगदान दिया है। जून 2023 में बेरोजगारी दर का 8.5% होना और बढ़ती असमानता भारत के लिए चिंता का विषय है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में बात करें तो केंद्रीय बैंकों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वेतन में वृद्धि एवं अन्य प्रतिबद्धताओं की जरूरत है। साथ ही विकासशील देशों में एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और खाद्य व्यापार को विनियमित करने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पे अब अंकटाड के बारे में बात करें। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 1964 में। कार्य क्या है? विकासशील देशों को, विकासशील मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक न्याय संगत रूप से भाग लेने में मदद करना, व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता से विकासशील देशों में समावेशी एवं संधारणीय विकास को बढ़ावा देना। भारत सहित इसके कुल 195 सदस्य देश हैं। ये कई सारी रिपोर्ट जारी करता है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, जैसे व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, अल्प विकसित देश रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट, अफ्रीका में आर्थिक विकास रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, सामुद्रिक परिवहन समीक्षा, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। आगे बात करते हैं हम लोग। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड NTB के गठन की अधिसूचना जारी की है। NTB देश में हल्दी और हल्दी से बने उत्पादों के विकास में
वृद्धि को बढ़ावा देगा। देखिए एनबीटी की संरचना के बारे में बात करें कि इसका अध्यक्ष जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। सदस्य आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे औषध विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि 3 राज्यों से रोटेशन के आधार पर राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। एनबीटी के कार्य क्या होंगे? मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करना, हल्दी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खपत में वृद्धि करना, हल्दी का निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार खोजना, मूल्यवर्धित वैल्यू एडेड हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान का विकास करना। हम यदि हल्दी के बारे में बात करें तो फसल के रूप में हल्दी जो है यह अदरक कुल का पौधा है। ध्यान रखिए हल्दी जो है ये अदरक कुल का पौधा है और यह दक्षिण पूर्व एशिया मूल की एक प्रजाति है। इसके लिए जो आदर्श जलवायु और मृदा चाहिए होती है वो क्या है? विविध उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1500 मिलीमीटर या इससे अधिक की वार्षिक वर्षा, अच्छी जल निकास वाली रेतीली या चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। हल्दी उपयोगी क्यों है? देखिए इसका पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और कॉस्मेटिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह लीवर से विषाक्त पदार्थों को हटाने, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसमें एंटीवायरल, एनालेजेसिक, जीवाणुरोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा हल्दी के बारे में कि भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और साथ ही साथ निर्यातक भी है। विश्व में 75% हल्दी का उत्पादन जो है वो भारत में होता है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। 4 राज्य सबसे बड़े हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। और ये जो बोर्ड गठित किया जाएगा ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा? तेलंगाना में, जहां तक संभावना है कि तेलंगाना में होगा। उड़ीसा और कंधमाल हल्दी की भौगोलिक, जो उड़ीसा की कंधमाल हल्दी है इसको भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। हल्दी के मुख्य निर्यात बाजार है जहां हम लोग अपना हल्दी बेचते हैं या भेजते हैं, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और मलेशिया है। आगे चलते हैं। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 बीज के रूप में व्यावसायिक रिलीज के लिए आवश्यक न्यूनतम वजन संबंधी मानदंड को पूरा करने में विफल रहा है। देखिए प्राप्त सूचना के अनुसार धारा मस्टर्ड हाइब्रिड का वजन प्रति 1000 बीजों के लिए लगभग 3.5 ग्राम है। या किसी भी किस्म को बीज के रूप में अनुसूचित करने के लिए निर्धारित 4.5 ग्राम के मानक से कम है। हम ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड के बारे में बात करें तो इसको दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है, CGMCP के द्वारा विकसित किया गया है। इसका निर्माण सरसों की 2 किस्मों वरुणा और अर्ली हीरा टू, और वरुणा और अर्ली हीरा टू दोनों ही सरसों की किस्में हैं को मिला करके या इनका संकरण करके किया गया है। यह संकर या हाइब्रिड किस्म या संकर किस्म प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं है। इस बीज का विकास मृदा में पाए जाने वाले 2 जीवाणुओं बॉर्नेज और बारिस्टार के जीन का इस्तेमाल कर किया गया है। ठीक है, बार्नेज और बारिस्टार का। वरुणा में बार्नेज अस्थायी उर्वरता उत्पन्न करता है जिसके कारण यह प्राकृतिक रूप से स्वपरागण नहीं कर पाता है। अर्ली हीरा 2 में बारिस्टार बार्नेज के प्रभाव को रोकता है जिससे बीज पैदा होते हैं। जो ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है 11 एक ट्रांसजेनिक फसल है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रजातियों के बाहरी जीन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी? देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC ने 2022 में DMH11 के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। बीटी कपास एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, GM फसल है, जिसे 2002 में भारत सरकार ने व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी प्रदान की थी। इस DMH11 के लाभ क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के, यह किसानों के लिए बेहतर उपज और कम लागत वाली फसल है। इसके उत्पादन से खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के बारे में। तो यह भारत में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शीर्ष स्तर की एक विनियामकी संस्था है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित एक सांविधिक निकाय है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों और जीवों को रिलीज करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ अन्य सुर्खियों के बारे में यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहला है शत्रु संपत्ति, इनमी प्रॉपर्टीज। सरकार ने पहले चरण में 31 शत्रु संपत्तियों की पहचान की और इन्हें बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। ये 31 संपत्तियां पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। ध्यान रखिएगा। अभी बात आती है कि शत्रु संपत्ति होती है क्या है।
किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। इन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1968 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया गया। इस कानून के तहत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया को शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार दिया गया है। गौरतलब है कि यह कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्ष 2017 में शत्रु संपत्ति संशोधन और सत्यापन अधिनियम लागू किया गया। यह शत्रु संपत्ति को शत्रु से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। हाल ही में पीएम स्वनिधि ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को योजना में शामिल करने का लक्ष्य हासिल किया है। इस योजना के बारे में बात करें, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य क्या है? 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के रूप में ऋण उपलब्ध कराना, नियमित तौर पर अपना ऋण चुकाने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देना, डिजिटल लेन देन करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल हेतु 1 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है। ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है। ऋण का पुनर्भुगतान त्रैमासिक आधार पर करना होता है। डिजिटल लेन देन पर मासिक कैशबैक के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। यदि कोई स्ट्रीट वेंडर अपना पहला ऋण समय पर या जल्दी चुका देता है तो भविष्य में और अधिक ऋण पाने के लिए पात्र हो जाता है। इस योजना में देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के बारे में। यह जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष है ने $600 मिलियन के भारत जापान कोष की स्थापना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ सहयोग किया है। इस कोष में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे। एक एंकर निवेशक किसी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में, तो इसे भारत सरकार ने स्थापित किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश प्लेटफॉर्म है। NIIF प्लेटफॉर्म के तहत सरकार ने 3 फंड स्थापित किए हैं: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड। इस NIIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य मुख्य तौर पर इक्विटी और इक्विटी से जुड़े विपत्रों में निवेश करना है। आगे बढ़ते हैं केपटाउन कन्वेंशन के बारे में। हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC के कुछ प्रावधान विमान, उनके इंजन, एयरफ्रेम और हेलीकॉप्टर पर लागू नहीं होंगे। इससे किसी एयरलाइन कंपनी के दिवालिया होने पर भी उसकी परिसंपत्तियां, विशेषकर विमान और उसके इंजन की रिकवरी आसान हो जाएगी। इस अधिसूचना के साथ भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर केपटाउन प्रोटोकॉल और कन्वेंशन को अपना लिया। ध्यान रखिएगा, केपटाउन प्रोटोकॉल और कन्वेंशन किससे संबंधित है? इस कन्वेंशन का उद्देश्य एयरफ्रेम, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसे उच्च मूल्य वाले मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का कुशल वित्त पोषण सुनिश्चित करना है। भारत 2008 में इस कन्वेंशन का पक्षकार बना था। आगे बात करते हैं विश्व में उभयचर जीवों की स्थिति, दूसरी वैश्विक उभयचर जीव आकलन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस, द सेकेंड ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दूसरे वैश्विक उभयचर जीव आकलन के निष्कर्षों का विश्लेषण किया गया है। यह आकलन आयुषियन SSC एम्फीबियन स्पेशलिस्ट ग्रुप की रेड लिस्ट अथॉरिटी द्वारा किया गया था। आयुषियन SSC, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, विश्व के लगभग प्रत्येक देश के 8,500 से अधिक स्वयंसेवी विशेषज्ञों का एक विज्ञान आधारित नेटवर्क है। इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें वो क्या है? 41% उभयचर प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। दूसरा, खतरे का सामना करने वाले उभयचरों की सबसे अधिक सघनता कैरिबियाई देशों या कैरिबियाई द्वीपों, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय एंडीज क्षेत्र, भारत, श्रीलंका आदि में पाई गई है। तो भारत भी इसमें शामिल है। पर्यावरण की हानि अर्थात हैबिटेट की हानि के लिए इनके लिए सबसे आम खतरा है, मतलब जो इनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके हैबिटेट जो है वो नष्ट हो रहे हैं। 2006 से 2022 तक भारत में उभयचर प्रजातियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। उभयचर जो होते क्या, ये छोटे कशेरुकी वर्टिब्रेट्स प्राणी होते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए जल या नम वातावरण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नैनो आकार के एंजाइम मिमेटिक्स या नैनोजाइम, नैनो PTA। तो ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के वैज्ञानिकों ने नैनो PTA नामक एक नए प्रकार के एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है। यह एंजाइम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है।
शोध टीम ने जल को प्रदूषित करने वाले फिनोल और रंजक जैसे आम अपशिष्टों पर नैनोजाइम के प्रभाव का परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज की रोशनी में रखने पर यह 10 मिनट के भीतर फिनोल और रंजक की बारीक से बारीक मात्रा माइक्रोमोलर को भी नष्ट कर सकता है। ये नैनोजाइम प्राकृतिक एंजाइमों के कार्य की नकल करते हैं, हालांकि डीनेचुरेशन के प्रति संवेदनशीलता की सीमाओं को ये पार पा लेते हैं। साथ ही इनकी उत्पादन लागत भी कम होती है। आगे बात करते हैं मेवाड़ी लघु चित्रकला शैली के बारे में। देखिए, महाराणा जय सिंह के दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श ने 4000 मेवाड़ी लघु चित्रों में महाभारत का चित्रण किया था। मेवाड़ी लघु चित्रकला के बारे में बात करें तो यह चित्रकला 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास होता है। यह मेवाड़ क्षेत्र जो कि राजस्थान में आता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में विकसित राजस्थानी चित्रकला की शैली है। इसमें चित्रों को साधारण चमकीला रंग में चित्रित किया जाता है। साथ ही इस शैली के चित्रों में भावनाओं को प्रमुखता से दर्शाया जाता है। इस चित्रकला के प्रारंभिक चरण के उत्कृष्ट चित्रकारों में साहिबदीन शामिल थे। उनकी चित्रकला रागमाला काफी प्रसिद्ध है। लघु चित्रकला के तहत चर्मपत्र, पहले से तैयार कार्ड, तांबे या हाथी दांत पर लघु आकार के चित्र बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं। चित्रकला की इस शैली का नाम मिनियम अर्थात रंग, जिसे रेड लेड ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, से लिया गया है। मध्यकाल में सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आगे सुर्खियों में रहे व्यक्ति के तौर पे हम लोग श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में बात करें, जो 1857 में पैदा हुए थे और 1930 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा भारत में पूरी की और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाने लगे थे। 1905 में उन्होंने द इंडिया हाउस की स्थापना की और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया। द इंडिया हाउस ब्रिटेन में कट्टरपंथी जो राष्ट्रवादी भारतीय थे, उन छात्रों के बीच विचार विमर्श का केंद्र बन गया था। वह मुकदमा चलाए जाने से बचने के लिए 1907 में पेरिस चले गए। इंडियन होम रूल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। वह बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने तथा उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।